नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 8 जनवरी 2021। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स पहुंचाना। इस शो को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और YouTube पर भी सुन सकते हैं। चलिए तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन से और फिर करियर काउंसलिंग पर बात करेंगे। आज करियर काउंसलिंग सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस इन कस्टमर सर्विस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष सिंगला जी होंगे, जिनका कॉर्पोरेट सेक्टर में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। चलिए तो फिलहाल बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। Release of draft 5th National Science, Technology and Innovation Policy for Public Consultation। जी हाँ, रिलीज किया गया ड्राफ्ट जिसमें नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन पॉलिसी है वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बिल्कुल ड्राफ्ट की गई है, जिसके तहत इंडिया में, जैसे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ही कोविड-19 जो क्राइसिस रहे हैं, उनमें एक नया साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी की शुरुआत की गई 2020 के दौरान। तो इसका जो मकसद रहा है वो ये है कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे डेवलप करता रहे और नए रास्ते निकालता रहे, इंक्लूड करता रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन हो और जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो अचीव की जा सके। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये पॉलिसी की जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है और इस पे जो एम्फेसिस डाला गया है वो है प्रमोट करना ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स जो रहे हैं हमारे पुराने समय में और डेवलप करना इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज को इनकरेज करना। जो ग्रास रूट पे इनोवेशंस होती हैं, नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं ग्रास रूट पे, तो उस पे ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही जो इमरजेंस है, डिस्ट्रप्टिव एंड इम्पैक्टफुल जो टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही है, उनमें चैलेंजेस तो आ ही रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, पर उनमें जो सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, जिसने बहुत सारा जो कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया R&D इंस्टीट्यूशंस के लिए या एकेडेमिया के लिए एंड इंडस्ट्री के लिए टू वर्क इन यूनिसन फॉर शेयरिंग ऑफ एक पर्पस के लिए, सिनर्जी में कोलैबोरेट करके, एकजुट होके एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करने की ये जो एक स्थिति पैदा हुई है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा इस ड्राफ्ट के दौरान। तो ये जो द न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है, इसका एक और मकसद है कि ये जो प्रोफाउंड चेंजेस आई हैं ये लाई जाएं और चेंजेस लाई जाएं शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म मिशन के हिसाब से, कि जल्दी किया जा सके और आगे जाके क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बनाने की योजना बनाई गई है जो कि नर्चर करेंगे ऐसे इकोसिस्टम को दैट प्रमोट्स, जो प्रमोट करेगा रिसर्च को एंड इनोवेशन को ऑन द पार्ट ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये जो पॉलिसी है ये एम करती है फोस्टर करना, डेवलप करना और साथ ही साथ नर्चर करना रोबस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल सिस्टम को जो एविडेंस बेस्ड हो, स्टेक होल्डर्स की जिसमें बिल्कुल राय ली गई हो। तो ये STI जो प्लानिंग की जाएगी, इंफॉर्मेशन इवेल्युएशन और जो पॉलिसी रिसर्च होगी इंडिया में, तो ये सब पे ये ड्राफ्ट के अंदर ये चीज दी गई है कि इन पे काम किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव ये भी है पॉलिसी का कि आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना जो स्ट्रेंथ्स हैं, ताकत है और कमजोरियां हैं इंडिया की, इंडियन STI की, सोशल टेक्नोलॉजी और STI की, इकोसिस्टम की, तो उसको एकदम से जैसे कैटलाइज करना कि कैसे क्या किया जाना चाहिए। और जो इंडिया है इसका जो इकोसिस्टम उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी जो बाहर की कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हो सके। तो जो न्यू पॉलिसी है STIP वो रिवॉल्व करेगी, इर्द गिर्द घूमेगी, जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, डिसेंट्रलाइज्ड रहेगी, कि मतलब एक जगह नहीं होगी, अलग अलग जगह पे होगी और एविडेंस इन्फॉर्म्ड रहेंगे, बिल्कुल एविडेंस सबूत के हिसाब से होगी और बॉटम अप होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जो एक्सपर्ट्स के हिसाब से, एक्सपर्ट ड्रिवन जो डेटा है उसका यूज किया जाएगा और इंक्लूसिव रहेगी, कि सबकी मानी जाएगी, सबकी राय ली जाएगी। तो ये एक एम है इसका कि ज्यादा से ज्यादा जो कंसेप्ट है वो बनाया जाए, डायनेमिक पॉलिसी को तैयार किया जाए ताकि रोबस्ट पॉलिसी, गवर्नेंस,
मैकेनिज्म बनाया जा सके जो कि इनकॉर्पोरेट करे, जिसमें फीचर्स हों अलग अलग तरीके के, जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी हो, या जो बिल्कुल पीरियोडिक रिव्यू दिया जाए कि समय दर समय पे रिव्यू हो कि ये ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, पॉलिसी इवेल्युएशन हो और फीडबैक दिए जाए समय दर, और अडेप्टेशन हो, नई नई चीजें हैं तो उनको अडेप्ट कैसे किया जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, ये जो पॉलिसी है इसका टाइमली एग्जिट रखा जाएगा, स्ट्रेटेजी फॉर वेरियस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो समय दर पुराने हो जाते हैं, नए आने की जरूरत होती है, तो उन्हें समय दर एग्जिट किया जाएगा ताकि नई चीजों को, नए तरीकों को बिल्कुल लाया जा सके। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए STIP पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट वर्जन 1.4 है वो बिल्कुल फाइनलाइज कर दिया गया है और प्लेस बिल्कुल होने वाला है आफ्टर डिटेल्ड 4 ट्रैक प्रोसेस के बाद ऑफ कंसल्टेशंस ड्यूरिंग लास्ट 6 months बिगनिंग फ्रॉम May 2020। तो ये सारे कार्रवाइयां शुरू हो चुकी थी मई 2020 से, और जो प्रोसेस है इसमें अभी तक जो इन्वॉल्व हो चुके हैं वो नियरली 300 राउंड्स हो चुके हैं इस पॉलिसी के, जिसमें कंसल्टेशंस हुई हैं विद मोर देन 40,000 स्टेक होल्डर से बात की गई, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया टर्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और एज और जेंडर और एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा के हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो STIP सेक्रेटेरिएट है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट करेगा आपस में जुट के और एक दूसरे को सपोर्ट करके, गाइड करके ऑफिस ऑफ PSA, नीति आयोग और DST के हिसाब से मिलके ये जो पॉलिसी इस पे काम किया जा रहा है और किया जाएगा। तो ये जो फाउंडेशन है प्रोसेस बाय डिजाइन विजन, इसमें जो विजन है वो यही है कि इंक्लूसिव रहे और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मिलके पार्टिसिपेट करके एक मॉडल तैयार करें जिसमें इंटेंस इंटरकनेक्टिविटी हो, एक दूसरे से कनेक्शन हो बिल्कुल, और बिल्कुल जो अलग अलग ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं, वो आपस में मिलजुल के काम करें। तो ये जो पॉलिसी है इसमें आपके सजेशंस और इनपुट्स और जो कमेंट्स हैं उनका बिल्कुल ड्राफ्ट जो STIP है उसके लिए बिल्कुल इंतजार है। तो आप अपने जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं, वो बिल्कुल आप दे सकते हैं STI पॉलिसी के लिए बाय मंडे द 25 जनवरी 2021। तो अगर आप भी ईमेल करके बताना चाहते हैं कि पॉलिसी में और क्या होना चाहिए और आप क्या सोचते हैं, कि आपके विचार हैं, तो आप बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं अपनी राय। ईमेल ID है india-stip@gov.in। I repeat india-stip@gov.in। तो दूसरी जो न्यूज आ रही है ये आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पे हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है एक महिला को टर्मिनेट करने की 25 वीक की प्रेगनेंसी। तो ये कोर्ट ने कहा है कि वो जस्टिस प्रोवाइड करते वक्त नैरो नहीं हो सकी, उसे बिल्कुल ध्यान देना होगा कि एक व्यक्ति की जो सफरिंग्स हैं, क्या तकलीफें हैं, क्या बॉन्ड्स हैं और क्या इच्छाएं हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है उसने बिल्कुल, कोर्ट ने ये कह दिया कि वो खुले विचारों से निर्णय लेना चाहिए और सफरिंग्स जो है, बॉन्ड्स हैं और डिजायर्स उनको ध्यान में रखना चाहिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने परमिशन दी महिला को कि वो मेडिकली टर्मिनेट कर सके 25 यानी कि 25 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसे, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में, एग्जामिनेशन में ये पाया गया कि प्रेगनेंसी में कंजेनिटल डिफेक्ट है इन द फीटस। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट दी ट्यूसडे को। तो इट ऑब्जर्व्ड दैट जो कोर्ट्स हैं उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करते वक्त लोगों को इतना भी ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनके जो सफरिंग्स है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जो चीज है इसे ध्यान में रखते हुए द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वाज हियरिंग अ पिटीशन, एक रिक्वेस्ट सुन रही थी एक कपल का फ्रॉम चंडीगढ़। तो कपल ने ये इच्छा जताई कि वो टर्मिनेट करना चाहेंगे प्रेगनेंसी को, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जैसे ये पाया गया कि फीटस में एक प्रॉब्लम आई है, एक कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से अगर बच्चे को जन्म दिया गया तो वो एक नॉर्मल हो सकता है, हेल्दी नहीं होगा बच्चा। तो ये चीज पाई गई है। तो हाई कोर्ट जो है उसने ये ऑर्डर दे दिया है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन चंडीगढ़ को कि वो एग्जामिन करे इस पूरे केस को, इस पूरे मुद्दे की
तह तक जाए। तो इन इट्स रिपोर्ट ये इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो महिला है वो बिल्कुल अंडरगो जा सकती है एक अबॉर्शन के, और वो बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्थिति है कंजेनिटल डिफेक्ट की, ये खतरनाक हो सकती है बच्चे के लिए और बच्चा एक नॉर्मल हो सकता है। तो इसके लिए बिल्कुल इंस्टीट्यूशन ने भी कह दिया है कि जो महिला है वो बिल्कुल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती हैं। और साथ ही ये चीज दिलचस्प होगी आपके लिए जाननी कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो लिमिट करता है टर्मिनेशन को ऑफ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने पे एक लिमिटेशन लगाता है अगर जो प्रेगनेंसी है वो 20 हफ्तों से यानी कि 20 वीक से ज्यादा हो। तो बियॉन्ड दिस पीरियड जो टर्मिनेशन है वो बिल्कुल, जो प्रेगनेंसीज हैं वो बिल्कुल डिसाइड की जाती है कोर्ट से। कोर्ट देखता है कि ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पर यूजुअली अलाउ कर देता है ओनली इफ प्रेगनेंसी जो है उसमें कोई खतरा हो महिला को जिसने जन्म देना है। तो कोर्ट ऐसे केसेस में जहाँ पे महिला प्रेग्नेंट हो 20 हफ्तों से ज्यादा, तो हामी तभी भरती है अगर महिला को कोई खतरा हो जन्म देने में। तो साथ ही ये जो बिल है एक एक्सटेंड किया गया था अपर लिमिट फॉर अबॉर्शन फ्रॉम 20 to 24 वीक्स। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में इन मार्च में। तो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 था, वो अप्रूव हो गया था यूनियन कैबिनेट इन जनवरी टू इंश्योर सेफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज एंड गिव वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स ओवर देयर बॉडीज, की वुमेन को बिल्कुल हक दिया जाए कि वो अपनी जो बॉडी है क्या करना है कैसे करना है उस पे बिल्कुल अपना एक हक रखें। तो ये राइट बिल्कुल दे दिया गया और कैबिनेट जो जनवरी है उसमें बिल्कुल ये सेफ टर्मिनेशन की जो प्रेगनेंसीज हैं उनको बिल्कुल हामी भर दी गई है। अगली न्यूज आ रही है स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में, जहां पे द रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफाइड सोशल एजुकेटर्स ट्रेन्ड टू टीच इज rife with discrepancies that show people being certified without proper scrutiny of documents that submit। मतलब ये जो रजिस्ट्री ऑफ सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं इनकी ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन को लेके उस पर कोई भी चेक नहीं है, और जितने भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, कुछ चेक नहीं है उन पे, और ये चीज आगे बढ़ती जा रही है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं स्पेशल चिल्ड्रन के जिन्होंने कंप्लेंट की है RCI को, द अथॉरिटी दैट मेंटेन्स द स्पेशल एजुकेटर्स रजिस्ट्री, पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी निर्णय अभी इन चीजों पे, इन मुद्दों पे लिया नहीं गया है। तो जो मैनी ऑफ दी स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, बहुत से ऐसे जो स्पेशल एजुकेटर हैं वो डिग्री और डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में पा चुके हैं इन द 1990s और अर्ली 2000, पर दे हैव नॉट डन एनीथिंग आफ्टर दैट टू अपडेट देयर नॉलेज। जी हाँ, ये बहुत ही दुख की बात है कि 1990s और 2000 तक ही इन एजुकेटर्स ने, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स पे काम किया, पर उसके बाद कोई भी अपग्रेड नहीं किया और कोई भी आगे सीखने की कोशिश नहीं की। अ लॉट हैज चेंज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज लाइक ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम। जैसे अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, इनमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं 2000 के बाद, पर जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन्होंने कोई भी अपनी स्किल्स और एजुकेशन में अपग्रेडेशन नहीं की है, तो उसकी वजह से वो नहीं जानते इन नए तरीकों को, और ये एक बड़ी दुख की बात है। ये जो एडवांसमेंट्स हैं, जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन्हें नॉलेज ही नहीं है इन चीजों के बारे में। तो ये जो एजुकेटर्स हैं ये पुराने तरीके हैं, जो पढ़ाने के मेथड्स हैं वो ही यूज करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा, और पेरेंट्स जो है वो बहुत दुखी हैं और वो कंप्लेंट कर रहे हैं। जो RCI की रेगुलेशंस है वो मैंडेट करती हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि जो और जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन्हें बिल्कुल अपनी जो रिन्यू करनी होगी रजिस्ट्रेशन एवरी 5 years, हर 5 साल बाद उन्हें अपनी जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल रिन्यू करनी होगी। और साथ में ये भी कहा है कि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं कोर्स को जो उन्होंने कंप्लीट किया है 6 months में फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो इफ स्पेशल एजुकेटर्स
do not renew their RCI registration, they could lose their job as no school is allowed to employ them without registration. तो कोई भी एजुकेटर जो हैं जिन्होंने 5 साल बाद अपनी रिन्यू नहीं कराई है RCI रजिस्ट्रेशन, उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है. और ऑलमोस्ट 1.2 लाख जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं विद RCI विद अप्रोक्सीमेटली 8,000 एडेड एवरी ईयर. हर साल 8,000 नई रजिस्ट्रेशंस ऐड होती है, नए एजुकेटर्स ऐड होते हैं. और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो नॉलेज है एजुकेटर्स की हैज टू बी अपग्रेडेड विद द ऑनगोइंग रिसर्चेस इन द फील्ड. इस चीज का पूरा जो मुद्दा है वो यही है कि ये जो एजुकेटर्स हैं ये अपनी जो रिन्यू करें नॉलेज को और अपग्रेड करें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज नए तरीके आ रहे हैं, तो इस पे बिल्कुल जोर दिया जाए. तो इसी को लेके पेरेंट्स ने स्पेशल चिल्ड्रन के कंप्लेंट की है कि इस पे चेक रखा जाए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुई भी है या बस लिखित में ही है. तो इन सब पे ध्यान देना चाहिए. तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये न्यूज बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ले आई है एक न्यू ईयर गिफ्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. जी हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन फॉर ऑल. जी हाँ, ये खुशखबरी है कि डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन जो है वो बिल्कुल एक्सटेंड कर दी गई है सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो डिसेबल्ड हैं और काम करते करते सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते करते उन्हें ये डिसेबिलिटी हुई, तो उनके लिए ये जो कॉम्पनसेशन है वो बढ़ा दी गई है इन स्पाइट ऑफ सच डिसेबलमेंट. तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा फ्राइडे को, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल इशू कर दिया गया फ्राइडे को ही, और पर्टिकुलरली ये प्रोवाइड करवाएगा एक ह्यूज रिलीफ, बहुत बड़े स्तर पे ये रिलीफ देगा यंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को, CAPF को, और साथ ही पर्सनल ऑफ CRPF को, BSF को, CISF को और एक्सेट्रा को. तो ये जो डिसेबिलिटी है इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज जिनको आई है, जनरली रिपोर्टेड ये जो ऐसे काम है CIFF, CRPF, BSF, इनके जो काम रहते हैं उनमें खतरा रहता है, डिफिकल्टी लेवल रहती है, और इसलिए उनमें एक रिस्ट्रेंट रहता है कि कुछ काम वो नहीं कर पाते डिसेबिलिटी होने की वजह से. तो उनको ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट है. वो साथ ही साथ जो हॉस्टाइल कंडीशंस हैं उनमें ये चीज डिसेबिलिटी के साथ वो नहीं कर पाते, तो उन्हें बिल्कुल ये जो कॉम्पनसेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी. और साथ ही जो 2009 में ऑर्डर पास किया था गवर्नमेंट ने, जिसके हिसाब से प्रोवाइड की गई थी कॉम्पनसेशन टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु वर अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर January 1st, 2004, और कवर होते थे अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर आते थे, NPS के अंदर आते थे, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट इशूड बाय द पर्सनल मिनिस्ट्री. जी हाँ, वो लोग भी जो 2004 जनवरी या उसके बाद लोग गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बिल्कुल नेशनल पेंशन सिस्टम NPF के अंडर आते हैं, और वो बिल्कुल ये जो नई अमेंडमेंट आई है, तो ये जो स्टेटमेंट इशू की है पर्सनल मिनिस्ट्री में, उसके अंडर ये सभी एम्प्लॉइज आते हैं. और साथ ही हाउएवर विद द न्यू ऑर्डर जो इशू किया गया है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, द एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर NPS, और साथ ही साथ ऐसे एम्प्लॉइज भी जो NPS के अंडर आते हैं उन्हें ये बेनिफिट दिया जाएगा अंडर द रूल 9 ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन EOP. तो ये सारी चीजें हैं जिनके अंडर ये सभी लोगों को ये पेंशन से लाभ होगा. और इन अदर वर्ड्स बात कहूँ तो इफ अ गवर्नमेंट servant gets disabled while performing his duties and this disablement is attached to the government service, किसी भी कारण से गवर्नमेंट के जो काम करते हुए उसे डिसेबिलिटी हुई है, तो उस केस में if he is still retained in the service in spite of disablement, a lump sum compensation will be paid to him by arriving at the capitalized value of the disability element. या disability के हिसाब से
उन्हें वो कॉम्पनसेशन दी जाएगी अगर वो अब भी आज भी काम कर रहे हैं। और विद रेफरेंस टू ये जो कॉम्पनसेशन है, ये एक इसका चार्ट होगा जिसके हिसाब से ये कॉम्पनसेशन दी जाएगी। टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है और जो स्टेटमेंट है उसमें ये सारी चीजों की बात की गई है। साथ ही जो मोदी गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करे ताकि ये जो रूल्स हैं टू डू और ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको खत्म किया जा सके, डिस्क्रिपेंसी क्लॉजेज हैं उनको खत्म किया जा सके और कोई भेदभाव ना रहे। साथ ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है इस स्टेटमेंट का वो यही है कि जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाएं ताकि लोग आसानी से जी पाएं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और साथ ही साथ जो बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सुपरन्यूएटेड हो चुके हैं, यानी कि उनकी काफी एज हो गई है, वो ऐसी स्थिति में है कि वो ज्यादा काम नहीं कर सकते, चाहे वो डिसेबिलिटी की वजह से या जैसे भी, तो उन्हें पेंशन दी जाएगी और उनकी फैमिली मेंबर्स को पेंशन दी जाएगी, या फिर अगर वो एल्डर सिटीजन है तो उन्हें भी ये एक्सटेंडेड पेंशन दी जाएगी। साथ ही दोस्तों रूल 38 ऑफ CCS पेंशन के हिसाब से जो रूल्स हैं वो अमेंडेड किए गए थे टू प्रोवाइड इनवैलिड पेंशन एट 50% ऑफ द लास्ट पे। जी हाँ, लास्ट पे के हिसाब से जो 50% ऑफ पेंशन है उसको देने की बात की गई थी। पर साथ ही जो एम्प्लॉय है हैड नॉट कंप्लीटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस ऑफ 10 ईयर्स। अगर वो 10 साल की जो कहा गया कि कोई भी जो एम्प्लॉय है उसको 10 साल उसने काम किया होना चाहिए, अगर वो नहीं भी किया फिर भी उसे ये जो लाभ है, ये जो कंपनसेशन है उसका लाभ दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अमेंडमेंट की गई है रूल में टू प्रोवाइड पेंशन एट एनहांस्ड रेट, जितना है उससे ज्यादा रेट पे पेंशन दी जाए फैमिली को ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस बिफोर कंप्लीटिंग द रिक्विजिट या रिक्वायर्ड सर्विस ऑफ मिनिमम 7 years। जी हाँ, जो रिक्वायर्ड है कि 7 साल काम किया होना चाहिए, अगर उससे पहले कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जिसका देहांत हो गया काम करते करते, तो उसकी फैमिली को भी ये कॉम्पनसेशन दी जाएगी। तो साथ इसके हिसाब से देखा जाए तो जो अब फैमिलीज हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी 50% ऑफ द लास्ट पे, तो एडमिसिबल टू द फैमिली ऑफ एम्प्लॉयज who die even before completing 7 years। तो अगर चाहे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने 7 साल काम किया हो या उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई हो, तो इस केस में उनके फैमिली मेंबर्स को ये जो एक्सटेंडेड कॉम्पनसेशन है वो दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो एक न्यू ईयर गिफ्ट की तरह आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो अगली न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहाँ पे एक डिसेबल्ड डॉक्टर जो है वो फाइट कर रहे हैं अपने वेजेस के लिए। जी हाँ, अपनी तनख्वाह के लिए वो बिल्कुल फाइट कर रहे हैं। 39 years old सुमित आनंद जो एक डॉक्टर हैं विद द नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रनिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ से वहां भटक रहे हैं आनंद, क्योंकि उन्हें पास्ट 6 मंथ से तनख्वाह नहीं दी गई है। जी हाँ, ये जो तनख्वाह है ये इन्हें नहीं दी गई, जबकि वो एंटाइटल्ड हैं, तनख्वाह भी नहीं मिली और जो और चीजें मिल और इंटाइटलमेंट्स हैं जो दिए जाने चाहिए वो भी नहीं मिले एज पर द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी PWD एक्ट 2016। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि आनंद को ये जो राइट्स हैं उनके हिसाब से बिल्कुल भी जो राइट्स होने चाहिए वो उनको नहीं दिए गए। डिस्पाइट द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एक्सेप्टिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम कोविड ड्यूटीज, जो आनंद हैं उन्होंने अपने काम किया पूरे टाइम जो कोविड का टाइम था, वो काम करते गए एज एन इंचार्ज ऑफ अ कोविड टेस्टिंग सेंटर इन करोल बाग अंटिल रिसेंटली। पीछे अभी थोड़े समय तक वो ये काम करते आए और इस काम के लिए उनकी सराहना भी की गई, उनको प्रेज भी किया गया, एप्रिसिएशन लेटर्स दिए गए फ्रॉम द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। पर फिर भी जो मिस्टर आनंद हैं वो ऐसी हालत में कि वो अपने घर का रेंट भी नहीं दे सकते, रोहिणी फ्लैट का, और साथ ही जो उनके एल्डरली पेरेंट्स हैं उनके मेडिकल बिल्स भी पे नहीं कर पाते, और जो उनके फादर है जिनको तकलीफ है पार्किंसन की, वो भी उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे। और यही हालत है कि वो अब इस मोड़ पे आ चुके हैं कि मिस्टर आनंद जो मनी है वो पैसे उधार ले रहे हैं लोगों से। वो खुद कहते हैं कि आई हैव नो मनी इवन फॉर माई
फिजियोथेरेपी सेशंस। जी हाँ, वो खुद फिजियोथेरेपी के सेशंस लेते हैं और अब उनके पास ये भी पैसे नहीं है कि वो थेरेपी के लिए इलाज करवा सके। तो ये जो नेसेसरी चीजें हैं ये वो नहीं कर पा रहे और इसी कारण अब वो दर दर भीख मांग रहे हैं, लोगों से बोरो कर रहे हैं मनी, ताकि वो इलाज करवा सके और घर का किराया दे सके, क्योंकि वो इकलौते अपनी फैमिली में एक ब्रेड अर्नर है जो कमाते हैं। तो उन्हें बिल्कुल, मिस्टर अनंत कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो कब तक ये कर पाएंगे और वो कब तक सरवाइव भी कर पाएंगे। फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, जो पहले शुरुआती के कुछ महीने थे, उनके जो डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स थे वो कहते रहे कि हम देंगे, सैलरी प्रोसीजर हो रहा है, पर वो आगे पे आगे नई डेट पे नई डेट डालते रहे सैलरी के लिए और ये चीज काफी हद तक चलती गई और उन्होंने, मिस्टर अनंत ने कम से कम 20 से ज्यादा जो लेटर्स हैं वो लिखित में भी सबमिट करवाए सैलरी के लिए, पर ये सभी चीजें उनके किसी काम नहीं आई, बल्कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने दे केम अप विद फॉल्टी बिल्स, गलत बिल्स उन पे डाल दिए और उन्हें प्रेशराइज किया गया कि वो इन बिल्स पे साइन कर दें। और जैसे ही इन्होंने रिफ्यूज किया मिस्टर आनंद ने कि वो नहीं करेंगे साइन, दे हेल्ड बैक हिज सैलरी। जी हाँ, उनकी सैलरी रोक दी गई। तो ये अगर बात करें मिस्टर आनंद की, तो 2018 में आनंद ने ज्वाइन किया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज अ डॉक्टर। ही वाज पोस्टेड एट द अर्बन हेल्थ सेंटर इन करोल बाग में। उन्होंने काम शुरुआती दिनों में शुरू किया और ही बिकेम डिसेबल्ड लेटर दैट ईयर। उसी साल अंत में वो डिसेबल्ड हो गए। एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी सर्जिकल इंजरी हुई और उनकी सर्जरी के बाद उनकी जो बैक है वो पैरालाइज्ड हो गई। ही हैज लिमिटेड मूवमेंट, जो है उनकी बहुत ही लिमिटेड है और जो उनका राइट हैंड और शोल्डर है उसकी लिमिट बहुत ज्यादा लिमिटेड मूवमेंट रहती है। तो उनकी लाइफ बिल्कुल टर्न हो गई इस इंसिडेंट के बाद। तो यहाँ पे जो द PWD एक्ट है वो स्पेसिफाई करता है कि अनंत जैसे लोगों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट हो, कंफर्टेबल वर्क हो जहाँ पे वो आसानी से काम कर पाए और साथ ही किसी को भी उनको ह्यूमिलिएट करने का राइट नहीं है, हक नहीं है और किसी भी तरीके के डिसएडवांटेजेस या उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए। पर फिर भी कुछ कलीग्स ऐसे हैं और कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जो लगातार जो इनसेंसिटिव रिमार्क्स हैं वो मिस्टर आनंद को देते आए हैं। तो इन सब के बीच में मिस्टर आनंद जो पूरे कोविड के दौरान काम करते रहे पर फिर भी उन्हें सैलरी नहीं दी गई। तो दोस्तों ये न्यूज थी मिस्टर आनंद की दिल्ली से। तो अगली न्यूज जो है वो आ रही है ओडिशा से, जहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि वो 2.5 लाख का अवार्ड देगी उन लोगों को जो शादी करेंगे PWD से। जी हाँ, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से जो भी लोग शादी करेंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा 2.5 लाख। तो ये न्यूज आ रही है भुवनेश्वर से, जहाँ पे इन अ बिड टू प्रमोट सोशल हार्मनी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो कैश अवार्ड देगी 2.5 लाख का नॉर्मल पर्सन को जो शादी करेगा एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की। तो ये द सोशल सोसाइटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज SSEPD डिपार्टमेंट हैज floated a new scheme that promises an incentive of rupees 2.5 lakh to be provided for the wedding between a normal person irrespective of category of disability and a PWD so as to mainstream the latter in the society। जी हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा PWD लोग जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो विकलांग लोग जो है वो आम लोगों से शादी करें या यूं कहूँ आम लोग विकलांग लोगों से शादी करें। इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि वो नॉर्मल लोगों को 2.5 लाख का अवार्ड देगी। साथ ही वाइल द ST/SC Development Department has already announced the cash incentive of 2.5 lakh for marriage between SC, ST and other caste. Earlier the government was paying 50,000 for the marriage between PWDs। जी हाँ, जैसे ST जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे उन लोगों को ST, ST लोगों को पैसे दिए जाते थे गवर्नमेंट द्वारा, 2.5 लाख दिए जाते थे ताकि वो
शादी करें और कास्ट के लोगों से, तो वैसे ही जो PWD है आपस में शादी करते उन्हें 50,000 की रकम दी जाती थी। साथ ही द एनहांस्ड इंसेंटिव विल एनेबल द कपल टू लीड अ नॉर्मल एंड डिग्निफाइड लाइफ एंड ऑल्सो एनकरेज पीपल टू मैरी अ PWD। जी हाँ, ये जो रकम 50,000 से 2.5 लाख कर दी गई है, इसका जो मोटिव है वो यही है कि नॉर्मल लोग PWD लोगों से शादी करें और साथ ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेन स्ट्रीम शादी में इन्वॉल्व किया जा सके। तो ये ऑफिशियल SSPED डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया है। और साथ ही एज डिसाइडेड द फाइनेंशियल इंसेंटिव विल बी गिवन टू द न्यूली वेड कपल को, जो नई नई शादी होगी कपल की, उससे ये इंसेंटिव दिया जाएगा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। पूरा देख रेख के बीच में ये जो रकम है ये उस कपल को दी जाएगी। और ये जो रिवॉर्ड है ये ब्राइड ग्रूम एंड जो ब्राइड है, दूल्हा दुल्हन है, उन्हें बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए 21 और 18 इयर्स ऑफ एज। जी हाँ, रिस्पेक्टिवली जो दूल्हा है वो 21 साल का होना चाहिए और जो दुल्हन है वो 18 साल की होनी चाहिए, तभी उन्हें ये जो इंसेंटिव है वो दिया जाएगा मैरिज के बाद। तो स्पाउसेस को ये जो इंसेंटिव है ये दिया जाएगा पूरी रेख देख में। और साथ ही ये भी एक रूल रखा गया है कि जो शादी है उसमें कोई भी डॉरी का लेन देन नहीं होना चाहिए। और कपल जो है वो अप्लाई फॉर इट अलोंग विद देयर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कोई भी कपल जो ऐसे शादी करता है वो इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, पर उसके लिए उन्हें एक रजिस्ट्रेशन जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। और जो इंसेंटिव अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, जॉइंट अकाउंट में जाएगा कपल के, और दे कैन विड्रॉ अंडर जॉइंट सिग्नेचर आफ्टर 3 इयर्स। जी हाँ, ये जो अमाउंट दिया जाएगा, ये जो कपल है उन जो दूल्हा दुल्हन है उनके जॉइंट अकाउंट में ये रकम डाली जाएगी और दोनों के हस्ताक्षर सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी ये पैसे निकलेंगे। और ये पैसे एक कपल 3 साल बाद ही निकाल पाएगा। तो ये न्यूज थी भुवनेश्वर से। इस बार विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित कवियों द्वारा बंगाल के गांगुलीपुकर ऑडिटोरियम में एक एंथोलॉजी को रिलीज किया गया, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, नेपाल व भारत के अन्य राज्यों तथा होमर व जॉन मिल्टन जैसे दृष्टिबाधित कवियों की 157 रचनाओं को संकलित किया गया है। इन रचनाओं में उनकी कविताएं व कहानियां शामिल की गई हैं। आपको बता दें कि इन कवियों में 124 कवि पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हैं, जिनमें जॉन मिल्टन व होमर भी शामिल हैं। बंगाल के कोलकाता के गांगुलीपुकर ऑडिटोरियम में इस सोमवार विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर इस एंथोलॉजी का ब्रेल संस्करण जारी किया गया। इस एंथोलॉजी का प्रिंटेड संस्करण 1 साल पहले रिलीज किया गया था। राजीव राजक, जो कि जादवपुर विश्वविद्यालय से बंगाली में PhD कर रहे हैं, उन्होंने बताया इस अवसर पर कि वे 7 वर्ष की उम्र में दृष्टिबाधित हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके सपने रुके नहीं। उन्होंने सपने देखना बंद नहीं किया और उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। बिथिका सारकर कहती हैं कि कविता ने उनके जीवन में एक नई प्रेरणा जगाई है। आपको बता दें कि यह संस्करण विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर रिलीज किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की चयन प्रक्रिया के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग से एक जवाब मांगा है। न्यायालय ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत अभ्यर्थियों के चयन व आरक्षण से संबंधित मानदंडों के प्रति सरकार का रुख जानना चाहा है। एक समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक इस बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं में उपलब्ध वास्तविक पदों की घोषणा किए बिना विशेष रूप से दिव्यांग श्रेणी के संदर्भ में मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में अभ्यर्थियों का चयन करना मनमानी है। न्यायालय ने पूछा कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए योग्यता कैसे निर्धारित की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश DM पटेल व ज्योति सिंह की पीठ ने लोक सेवा संघ से कहा कि ऐसे में जब आपकी रिक्तियों की संख्या बदल रही है तो आप कितने लोगों को मेंस और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास बिना पदों की घोषणा किए कैंडिडेट्स को बुलाने का अधिकार है,
तो इसे आपकी निरंकुशता के रूप में जाना जाता है। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि यूपीएससी के पदों की व याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में पदों की गणना में 8 पदों की गणना का फर्क कैसे आ रहा है। परीक्षा की अधिसूचना में दिव्यांगों के लिए रिक्त पदों की संख्या 24 बताई गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता संस्था संभावना की गणना के अनुसार यह संख्या 32 होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने इस बारे में केंद्र सरकार और यूपीएससी से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। उच्च न्यायालय में 2 संगठनों संभावना व रायवारा संगठनों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी। इन दोनों संगठनों ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित पदों की घोषणा अनुमानित रूप से की गई है, जो कि दिव्यांगों के लिए निर्धारित 4% कोटे पर खरी नहीं उतरती है। दोनों संगठनों द्वारा पीठ को उच्च न्यायालय में कहा गया कि न्यायालय इस जनवरी माह में होने वाली मुख्य परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दे अथवा दिव्यांगों के लिए जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही है इसके पश्चात अलग से परीक्षा कराने का निर्देश जारी करे। हालांकि अदालत ने इस संदर्भ में अंतरिम आदेश देने से इनकार किया। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत सभी दिव्यांग कर्मचारियों को विशेष दिव्यांगता मुआवजा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने इस शुक्रवार बताया कि केंद्रीय सेवा में कार्यरत दिव्यांग हो चुके कर्मचारी या जिन्हें दिव्यांगता का सामना करना पड़ा या जिन्हें दिव्यांगता के आधार पर नौकरी दी गई, उन्हें विशेष मुआवजा दिया जाएगा। वे इस प्रणाली में शामिल होंगे। नमस्कार श्रोताओं, रिकॉर्डिंग क्लब और ज्ञानम गंगा ने ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग कंपटीशन और ऑनलाइन ब्रेल क्विज कंपटीशन अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के अवसर पर संपन्न कराई। इस प्रतियोगिता में लगभग 200 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभाग किया और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2000 से अधिक लोगों ने YouTube पर इन दोनों ही प्रतियोगिताओं को देख चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रेल प्रमोशन के लिए किया गया प्रयास अनूठा रहा। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं को ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराया गया और ब्रेल के विकास, ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेल लिपि के अन्वेषक आदि पर प्रश्न तैयार किए गए तथा क्विज मास्टरों के माध्यम से प्रश्न पूछे गए और प्रतिभागियों ने उत्तर दिए। इसी तरह से ऑनलाइन ब्रेल रीडिंग कंपटीशन में वीडियो आमंत्रित किए गए और उन्हें YouTube पर लाइव किया गया तथा निर्णायक मंडल ने निर्णय किया। इन प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण 6 जनवरी 2021 को जूम ऐप के माध्यम से एक कार्यक्रम में किया, जिसमें ज्ञानम गंगा से चेयरपर्सन आदरणीय राजेश शुक्ला जी, सदस्य सतीश कुमार जी और भी अन्य सदस्य उपस्थित थे तथा रिकॉर्डिंग क्लब के संदीप त्रिवेदी जी, मुकेश जैन साहब, विनोद गढ़वाल जी और एक और संस्था से मैडम होमियानी आदि ने भाग लिया और विजेताओं को नगद ऑनलाइन भुगतान उसी समय उनके खाते में किया गया। इस प्रतियोगिता की बहुत लोगों ने तारीफ की तथा आगामी समय में ऑनलाइन ब्रेल प्रमोशन को लेकर किए जाने वाले आयोजन में अपने तरफ से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं कस्टमर सर्विस इन कॉर्पोरेट सेक्टर।
कस्टमर सर्विस के बारे में आपने सुना होगा और बहुत बार हम जब कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं जिनसे हम फोन पे बात करके अपना कोई भी सोल्यूशन लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विस हो। तो आज हमारे साथ इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात करने के लिए आशीष सिंगला जी हैं, जो खुद टेलीकॉम कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, और उनसे हम जानेंगे कि कस्टमर सर्विस कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या स्कोप है इस जॉब का, और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ये किस हद तक एक्सेसिबल है और पॉसिबल है कि उन्हें यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ज्योति जी। तो सबसे पहले आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि कस्टमर सर्विस है क्या। अब मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जहाँ पर हम हेल्प लेते हैं, फोन करके उनसे पूछते हैं कि कोई क्वेरी है, क्या वही है या और भी कुछ इसमें इंक्लूड होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ज्योति। एक्चुअली कस्टमर सर्विस हम सबको यही लगता है कि जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक वो एजेंट है या एक एग्जीक्यूटिव है जो आपकी कॉल लेता है जब आप किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कस्टमर सर्विस एज अ फील्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी का। जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है तो उसके दो पार्ट रहते हैं, एक होता है सेल्स करना और एक होता है सेल के बाद उस प्रोडक्ट की सर्विस देना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एसी खरीदा तो वो आपने सेल्स टीम से हो सकता है खरीदा हो, जो भी उस कंपनी की सेल्स टीम है। बट जब उसके बाद उसमें कोई खराबी आई या उसकी इंस्टॉलेशन है या उसका डेमो है और ऐसा कुछ भी जो भी सेल के बाद का पार्ट है वो देखेगी सर्विस टीम, और वो आता है कस्टमर सर्विस में। अब कॉल सेंटर एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, क्योंकि कॉल सेंटर सिर्फ वो जगह है जहां आप कॉल कर रहे हैं, बट जब आप कोई मेल लिखते हैं तो उस मेल का जो रिप्लाई कर रहा है वो भी कस्टमर सर्विस का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आपने कोई ट्वीट किया या आपने उस कंपनी के इंस्टा हैंडल पे कुछ लिखा, तो उन सभी को जो भी रिप्लाई कर रहा है वो सब कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स ही कर रहे हैं, यानी कस्टमर सर्विस की टीम कर रही है। पर ये हुआ सिर्फ एक पार्ट जो कि डायरेक्ट डील कर रहे हैं। अब इनके लिए भी एक पूरा सेटअप है, एज एन के एजेंट्स, ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कोई ना कोई ट्रेन करेगा, तो उसके लिए ट्रेनर्स हायर होते हैं। जो भी आप बातचीत करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, जब आप कॉल करते हैं तो एक चीज बोली जाती है कि ये कॉल ऑडिट और ट्रेनिंग के पर्पस से रिकॉर्ड की जा रही है। इसका मतलब है कि जो भी आप कॉल कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करके उसको सुना जाता है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं कहा गया, तो वो जो सुनते हैं उनको हम ऑडिटर कहते हैं। तो वो भी एक प्रोफाइल है। जो लोग वहां पे आ रहे हैं कि दिन के हमें 100 एग्जीक्यूटिव्स चाहिए कॉल्स लेने के लिए, तो उन 100 एग्जीक्यूटिव्स की छुट्टियां मेंटेन करनी, वो कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कौन सी शिफ्ट में आएंगे, उस सारे को मैनेज करने के लिए होती है WFM यानी वर्कफोर्स मैनेजमेंट टीम। तो वो भी एक काम है। इतने बड़े जहां पे 200, 300, 400 लोग काम करते हैं, उन पूरे को मैनेज करने के लिए, उनकी हायरिंग को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए होता है। वो HR देखेगा। उसके अलावा उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स चाहिए होती हैं, टीम लीडर्स चाहिए होते हैं, मैनेजर्स चाहिए होते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं है। जब हम कस्टमर सर्विस की बात करते हैं तो ये बहुत सारी प्रोफाइल्स इकट्ठी होके एक डिपार्टमेंट बनाती हैं, जो कि जिसको हम कस्टमर सर्विस कहते हैं। ओके, तो अब ये समझ में आया कि कस्टमर सर्विस का बहुत बड़ा स्कोप है और काफी वाइड है ये फील्ड। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अपना माइंड बनाते हैं कि उन्हें कस्टमर सर्विस के तौर पर अपनी सर्विसेज देनी है, जॉब करनी है, तो आपने बहुत सी इसके अलग अलग डोमेन्स बता दिए। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? अच्छी बात यह है
कस्टमर सर्विस के बारे में कि ज्योति बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ आप ये वाली जॉब शुरू कर सकते हैं ज़्यादातर कंपनीज में। हम सोचते हैं कि बहुत ही बेसलाइन जॉब है, अगर हम एग्जीक्यूटिव लगते हैं किसी कंपनी में तो हो सकता है कि वो आपको 10, 12, 15 हज़ार रुपया ही दें टू बिगिन विद, पर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलें। एक उसमें आपका जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि आप कॉल में दूसरी तरफ बैठे हैं और सामने वाला जो आपको कॉल कर रहा है उसको ये नहीं पता कि आप देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक कि आप उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं आप उनके लिए दुनिया के सबसे बढ़िया एग्जीक्यूटिव हैं। स्टार्टिंग अगर हम देखें क्वालिफिकेशन की तो बेसिक 12th या ग्रेजुएशन, ज़्यादातर कंपनीज इस एंट्री लेवल से आपको कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव में हायर कर लेती हैं या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर लेती हैं। ओके तो जैसे आगे बढ़ता जाता है, जैसे आपने कहा कि जो सीनियर्स होते हैं जो टीम को मैनेज करते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं या फिर यहीं से ही उन्हें प्रमोशन लेकर जाना पड़ता है? ज्यादातर केसेस में आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द केसेस ये वाली जो प्रोफाइल्स हैं ये IJP यानी इंटरनल जॉब प्रमोशन के थ्रू ही भरी जाती हैं, जहाँ पे कि आप प्रमोशन लेके आप एक एग्जीक्यूटिव की तरह बहुत अच्छा आपने काम किया 6 महीने 8 महीने, तो हो सकता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए। आप में मैनेजरियल स्किल अच्छे लगे तो आप टीम लीडर बन सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं कोई चीज़ तो हो सकता है आप ट्रेनिंग में चले जाएं, या आप दूसरों की कॉल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम दूसरे की इंटरैक्शन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप में ये स्किल है तो हो सकता है आप ऑडिट डिपार्टमेंट में यानी क्वालिटी डिपार्टमेंट में चले जाएं। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो कि आप उसी जॉब में से आगे प्रमोशन पा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्किल बेस्ड है, लाइक जो आपके अंदर स्किल है उसी के हिसाब से आप प्रमोशन ले सकते हैं या फिर अपना जॉब क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपने शुरू एक ही प्रोफाइल से किया, यानी जहाँ पे आप कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व कर रहे थे, पर ये चेंज करके आप अपनी मर्जी के अपने शौक के फील्ड में जा सकते हैं। इसी से ही एक और फील्ड जो ओपन होता है वो सेल्स का भी ओपन हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से कस्टमर को कन्विंस कर पाते हैं नया प्रोडक्ट लेने के लिए, तो टिपिकली ज्योति मैं बताऊंगा कि जो एग्जीक्यूटिव अच्छी सेल करता है वो एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव जो सर्विस करता है उससे कहीं ज्यादा कमा भी सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो सेल्स की प्रोफाइल्स होती हैं वो इंसेंटिव बेस्ड हो जाती हैं। तो आप जितनी सेल करते हैं उतना आपको अच्छा इंसेंटिव या कमीशन बनता है, तो वो भी एक एवेन्यू आपके लिए ओपन हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या चैलेंजेस हैं? क्या उन्हें इजीली जॉब मिल जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर में? देखिए ज्योति, ये उतना ही आसान या उतना ही मुश्किल है जितना कि एक दूसरे या एक आम इंसान के लिए जॉब करना है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज है, पर ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आज की डेट में, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इस चीज़ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेट प्रेफरेबली नहीं करती। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेसिफिकली इन कॉर्पोरेट्स के साथ काम करके आपको जो कस्टमर सर्विस की जॉब है वो दिलवा देती हैं, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, जो कि आपको स्पेसिफिक आपके जॉज या एनवीडीए के साथ ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आप सीधा उस जॉब में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की डेट में थैंकफुली कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, कई ऐसे आई वुड से व्हाट कैन यू से कई एनजीओज हैं जो ये काम कर रहे हैं आपके लिए। तो जॉब पाना कस्टमर सर्विस में आज की डेट में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। और निभाना भी मुश्किल नहीं है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? निभाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखें, मेहनत के लिए बिल्कुल पीछे मत हटें, मेहनत पूरी मारनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर बाकी लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 10 घंटे काम करना पड़े, पर ये जरूर है कि उसके बाद ग्रोथ में कोई भी आपकी बाधा नहीं आ सकती। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, मेहनत करने के लिए राजी हैं, तो ग्रोथ अनलिमिटेड है इस फील्ड में।
ओके, तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, कोई स्पेसिफिक आपको डिप्लोमा या कोई डिग्री नहीं करनी है। जनरली आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है स्किल्स की, तो क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो एज अ कस्टमर सर्विस की किसी भी फील्ड में कह लें, एग्जीक्यूटिव से चले शुरुआत है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो एक पर्सन में हो तो वो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्किल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपके लिए ये जॉब बहुत ही एप्ट है, बहुत ही सूटेबल है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स हों, आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ही काम आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनीज को आज की डेट में ईमेल्स पे भी रिप्लाई करना होता है। तो अगर आपकी रिटन कम्युनिकेशन अच्छी है तो भी वो उतनी ही कारगर होगी, एंड स्पोकन कम्युनिकेशन तो होगी ही। ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में हो, क्योंकि सभी कंपनीज को मल्टीलिंगुअल लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज पे भी पूरा कमांड है तो भी आपके लिए ये जॉब बिल्कुल सही हो सकती है। तो पहली स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा स्किल आई वुड से जो बहुत ज़रूरी है कस्टमर सर्विस में इज़ पेशेंस, क्योंकि आसान नहीं है। आई विल टेल यू, 7 या 8 घंटे आपको लगातार कस्टमर्स की कॉल्स सुननी होती हैं या उनसे बात करनी होती है। और ज़्यादातर केसेस में जो थी लोग खुशी के लिए कॉल नहीं करते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है सर्विस में, कोई ना कोई समस्या आ रही होती है, तभी कॉल करते। कभी थैंक यू करने के लिए तो हम कभी भी किसी कंपनी को कॉल नहीं करते कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है इसलिए थैंक यू के लिए कॉल किया। तो आपको बहुत पोलाइट लोग भी मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे। बहुत मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैंने खुद ने अपना करियर क्योंकि एक कॉल सेंटर से ही शुरू किया है, तो आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, पर बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे जो नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, हो सकता है वो अच्छे से आपसे बात भी ना करें। पर पेशेंस आपको बहुत चाहिए। आपको समझना है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आपको एज अ पर्सन नहीं कहा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कंपनी की सर्विसेज को कहा जा रहा है। तो वो उसको पर्सनली नहीं लेके पेशेंस से उनकी क्वेरी को रिजॉल्व करना, वो एक स्किल है जो आपको ज़रूर चाहिए। तो ये दो तो बिल्कुल मेन स्किल्स हैं। बाकी जैसे मैंने पहले मेंशन किया, अगर आप में सेलिंग स्किल है कि आप किसी को कुछ नया प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो वो तो सोने पे सुहागा है। ओके, दैट्स ग्रेट। और आई थिंक कंप्यूटर स्किल्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती होगी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए, खास करके। वो तो खैर सभी के लिए, रीडर्स के साथ सभी के लिए है। यस, हाँ, क्योंकि कंप्यूटर के बिना तो अब जिंदगी है ही नहीं, क्योंकि आपने जो भी आपने काम करना है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो देखेंगे तो आप कंप्यूटर से ही, तो वो तो गोज विदाउट सेइंग। इसलिए मैं उसको तो खैर आज की डेट में वो तो माना ही नहीं जाता। अलग ही बात है, बिल्कुल ये मैंडेटरी है। वो तो मैंडेटरी है, बिल्कुल सही। तो अब जैसे एक पर्सन है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उसे जॉब लेनी है, किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए? कैसे पता चलता है कि जॉब्स निकली हैं? या अब जैसे गवर्नमेंट है वो तो नोटिस निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है। प्राइवेट कंपनीज में क्या ऐसा कुछ होता है? कहाँ कांटेक्ट करना होता है? प्राइवेट कंपनीज के लिए जॉब पोर्टल्स हैं अवेलेबल, जैसे naukri.com या ऐसे कई monster.com, ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं जिन पे निकलती है। पर अच्छी बात यह है ज्योति कि कॉल सेंटर तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हमेशा ही आपको आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि वहां पे रिक्वायरमेंट ना हो। तो आप किसी भी कॉल सेंटर जो आपके घर के पास है, जो आपके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है, आप वहां जाएं, अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर दें, सिंपल बेसिक रेज्यूमे, और अपनी इंटरव्यू दें वहाँ पे, एंड मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे NGOs हैं जो स्पेसिफिकली इस चीज़ को केटर कर रहे हैं एज एन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। वो कंपनी से के साथ टाइप करते हैं, खुद ही ट्रेनिंग करवाते हैं और आपकी जॉब लगवाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी NGO के साथ आप कंटैक्ट कर सकते हैं। तो एक नाम ऐसा जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, हाल ही में ये इनके जो संस्थापक हैं वो KBC में भी आए थे, कौन बनेगा करोड़पति में, इसलिए मेरे को मालूम है सार्थक
करके एक NGO है जो स्पेसिफिकली इसी फील्ड में काम कर रहा है, और ऐसे ही और भी 2-3 NGO हैं जो इस फील्ड में ही काम कर रहे हैं. तो आप यू कैन गेट इन टच विद एनी वन ऑफ दीज एंड आई एम श्योर आपको जॉब मिल सकती है इस सेक्टर में. ओके, दैट्स ग्रेट. अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आ रहा है, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी. जहां तक सवाल है कंपनी के सॉफ्टवेयर्स की, तो क्या कंपनी हमें हेल्प करती है सॉफ्टवेयर्स को एक्सेसिबल बनाने में, या फिर जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाने में, तो या वहां पर हमें खुद एफर्ट करना होता है? कोई कॉपरेशन रहता है या हमें अपने आप से ही सब कुछ करना है वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए? देखें, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा ज्योति. जैसे मैंने कहा कि ये जो NGOs काम कर रही हैं ऑलरेडी इस सेक्टर में, तो उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक्सेसिबल हों, JAWS या NVDA अवेलेबल हो. बाकी आई एम श्योर आप अगर कंपनी में जाते हैं, ज़्यादातर कंपनीज आपको ये प्रोवाइड करेंगी. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको JAWS या NVDA प्रोवाइड करेंगी. अगर कोई लोकल कंपनी है, आपके कोई छोटा कॉल सेंटर है, आप उनके साथ ऑब्वियसली आप उनसे बात कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज टेल देम कि आप NVDA, जो कि एक फ्री स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जिसके लिए कि आपको पायरेटेड कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप NVDA अगर आप उनको कॉपी दे दें तो आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी टू इंस्टॉल इट फॉर यू एज वेल. बट ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो उसके चलते डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती जस्ट बेसिस ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट. तो वो ज़्यादातर कंपनीज आपको वो वाला सॉफ्टवेयर खुद ही प्रोवाइड करेंगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. बाकी स्पेसिफिक अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे get in touch with the right NGO and they will be able to help you out with it. ओके, तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें मिल गए होंगे जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये स्कोप बहुत ही ज्यादा है कस्टमर सर्विसेज में. मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है पहली कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी पर हमने ऐसे बात की है जहां पर हमेशा ही अपॉर्चुनिटीज खुली रहती हैं. तो आई थिंक अवेयरनेस की कमी है. हम लोग अगर चाहें तो जॉब ले सकते हैं, और आई थिंक इसमें ग्रोथ भी बहुत रहेगी. जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, बात करते हैं दूसरों से, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. बस एक जो और क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर हम आसपास के किसी कॉल सेंटर में जाते हैं तो जनरली अवेयरनेस नहीं रहती है. अगर वो अवेयर नहीं हो तो फिर वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते. हमें सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज पर ही रिलाय करना पड़ेगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को ये जॉब लेने के लिए. ज़्यादातर हाँ, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑलरेडी इस चीज़ की ट्रेनिंग और कल्चर डेवलप हो चुका होता है, तो थोड़ा आसान हो जाता है, मैं वो कहूँगा. बाकी आई एम श्योर ज्योति 20 साल के करियर में मैं बहुत रेयरली, मुझे तो खैर याद ही नहीं आता कि कभी किसी ऐसे इंसान से मिला हूँ जिसने मुझे हेल्प ना किया हो. That's amazing. तो ऐसा होता नहीं है. आप जाएंगे, अप्रोच करेंगे और जब बताएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, देखें कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए. आप अगर उनको कहेंगे कि देखें मैं आपके लिए सेल्स करके दूंगा, आप मेरे को टेली सेल्स पे लगा दीजिए और मैं सेल करके दूंगा, तो कोई रीज़न नहीं है कि वो कंपनी आपको हायर ना करे. क्योंकि बहुत सारी जो मैंने जैसे कहा कि टेली सेल्स या जैसी प्रोफाइल्स जो हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर की जो थी ज़रूरत नहीं होती है. एक नंबर है जो एक ऑटो डायलर आपको डायल करके देगा, और आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट अच्छे से समझाना है कस्टमर. यस. और अगर आप अच्छे से समझा पाते हैं प्रोडक्ट को, तो उसमें तो आपने कंप्यूटर के साथ तो बहुत ही लिमिटेड काम करना है. और कंपनी उससे खुश है क्योंकि उसको तो अपने टारगेट से मतलब है. उसको ये मतलब नहीं है कि आप स्क्रीन रीडर यूज करके उसको मीट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं. तो आई एम श्योर जब आप जाके समझाएंगे और ये बताएंगे कि मैं खुद से सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर पाऊंगा, और उनको बेशक आप ये कह दीजिए जाके, ये मैं लोकल कॉल सेंटर की बात कर रहा हूँ या लोकल कस्टमर सर्विस की बात कर रहा हूँ, कि मैं 5 दिन या 10 दिन आपको काम करके दिखाऊंगा. अगर उसके बाद आपको लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ उसमें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. उसमें दोनों को फायदा है.
आपको भी पता लग जाएगा कि आप उस प्रोफाइल को हैंडल कर पाएंगे और एम्प्लॉयर को भी पता लग जाएगा कि क्या उनकी नीड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। एंड बिल्कुल पॉसिबल है। अगर सैलरीज की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तो सब जानते ही हैं कि जो स्केल्स हैं पब्लिक हैं, प्राइवेट कंपनीज में क्या अच्छी अर्निंग हो जाती है कस्टमर सर्विस की इस फील्ड में? जैसे मैंने कहा ज्योति, देखें जो शुरुआत है आपकी वो डिपेंड करेगी अगेन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी अच्छी सैलरी मिले, एज इन 15 से 20 हज़ार रुपये तक भी मिल जाए। पर अगर आपके बहुत ही बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी कम मिले, से 10 या 12 हज़ार रुपया मिले। तो जहाँ की जो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं नंबर में, और आपको बहुत अप्लाई करके टेस्ट क्लियर करके उसके बाद आपकी कहीं जॉब लगती है, और वो भी काफ़ी वेटिंग, अगर कोई उसमें स्टे ना मिली तो लगती है। कॉल सेंटर और कस्टमर सर्विस में एक फ़ायदा ये है कि उससे कहीं कम मेहनत मार के आपकी जॉब इमीडिएटली आपको लग जाती है। और जहाँ तक ग्रोथ की बात है, जैसे हमने पहले बात की, हो सकता है आप 15 हज़ार रुपये पे शुरू करें, पर अगर आप अच्छा अपनी स्कोप दिखाते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। फिर आपको आपके इंक्रीमेंट लगने का और पे ग्रेड्स लगने का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप अगली प्रोफाइल पे जाते हैं तो एकदम से आपकी तनख्वाह उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। तो वो वाली चीज़ है, हो सकता है शुरुआत कम पे हो पर आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जैसे मैंने पहले कहा फिर से कि अगर आप सेल्स में चले जाते हैं फिर तो पैसे के भूल ही जाइए, क्योंकि आपको फिर तो जितनी बड़ी चीज़ बेचेंगे उतने ज़्यादा कमाएंगे। सपोज आप कार की सेल्स में चले जाते हैं तो हर कार के कमीशन में आप सोच लीजिए आपको कितना मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए की चीज़ बेचेंगे तो हो सकता है कि एक सेल पे आपको 20-50 हज़ार रुपया मिल जाए। ओके, क्योंकि बहुत बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है तो आपको उतना ही स्कोप बढ़ जाता है आपके लिए और उतना ही ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। बस यही है कि आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए अब प्राइवेट जॉब्स के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस शो से सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद है कि बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जिससे कि वो इजीली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए। मोस्ट वेलकम ज्योति, थैंक यू। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।